आओ ले जाओ। सबको जय जोहार। आज कुंभलगढ़ की इस धरती पे भारत आदिवासी पार्टी का ये सम्मेलन, इस सम्मेलन में पहुंचे हुए हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य भाई कांति भाई रोत, हमारे बीच में उदयपुर जिले के जिला अध्यक्ष भाई अमित भाई सराड़ी, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य भाई पोपट जी खोकरिया, राजसमंद जिले के समस्त पार्टी पदाधिकारी और यहाँ स्थानीय विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे भाई डॉक्टर राम मीणा और इस पंडाल में विराजमान बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी और समस्त युवा साथी जो वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, आप सभी को मेरी ओर से जोहार। आज इस प्रकृति की गोद में और ये ऐतिहासिक जो क्षेत्र रहा है और इस इतिहास को गौरवशाली इतिहास के रूप में बनाने वाला ये कुंभलगढ़ का जो इतिहास है, हल्दी घाटी का जो इतिहास है और इस पूरे भील प्रदेश और मेवाड़ क्षेत्र का जो इतिहास है, उस इतिहास को पूरे देश के इतिहास में स्वर्णिम पंक्ति में लाने का जो सौभाग्य है या संघर्ष है, वो इस पंडाल में बैठे हुए भील समुदाय के पुरखों की वजह से। आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं, एक तरफ तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम वो भील समुदाय से आते हैं, हम वो देश के मूल मालिक हैं और इस क्षेत्र के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के हल्दी घाटी का युद्ध हो, दिवेर का युद्ध हो, जितने जो महापुरुष मैं जो मेरी बात कहना चाह रहा था कि हम एक तरफ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित इस बात के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस अरावली प्रवृत्त श्रृंखला के अंदर बप्पा रावल से लगा के 800 ईस्वी से लेके 1600-1700 ईस्वी तक जो वो काल रहा, उस काल के दौरान जितने भी जो युद्ध हुए और युद्ध में भारी संख्या में हमारे पुरखों की सेना हुआ करती थी और कई बलिदान दिए, कई युद्ध जीते और उस बात के लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरी ओर आज हमें पीड़ा है, आज हमें दुख है, तकलीफ है और इन दुख और तकलीफ के साथ गुस्सा भी है और वो गुस्सा और तकलीफ इस बात का है कि क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने का जिस समुदाय का योगदान रहा और उस भील समुदाय के साथ आज इस क्षेत्र के अंदर छुआछूत, भेदभाव, हीन भावना की सोच, शोषण की नीति, एट्रोसिटी, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत दुर्व्यवहार और हमारे जल जंगल जमीन को हड़पने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। मैंने दो बात बोली कि हमें गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। गौरवान्वित इसलिए महसूस हो रहे हैं
कि क्षेत्र के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए और युद्ध में कहे कि बप्पा रावल से लगा के महाराणा प्रताप तक, महाराणा कुंभा थे, महाराणा सांगा हो, इन सब के साथ भीलों की सेना कंधे से कंधा मिला के रही। उस बात पे गौरव है, हमें गर्व है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आज आजाद भारत में उस समुदाय के साथ हीन भावना की दृष्टि से देखा गया। आज क्या स्थिति बन रही है? मैं कुंभलगढ़, राजसमंद, गोगुंदा इस इलाके का कभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आदिवासी समुदाय का सरपंच है, एससी समुदाय का सरपंच है, सरपंच तो भेड़ बकरी चला रहा है और कोई ठेकेदार सरपंच पंचायत चला रहा है। ये हालात बना रखे। कभी हम देखते हैं कि किसी घर के आगे से कोई निकली आदिवासी और उसको मारपीट करके मार दिया जाता है। कभी हम देखते हैं कि छुआछूत, भेदभाव, शोषण की नीति से किसी के साथ एट्रोसिटी होती है। अक्षरों में लिखाने का काम इसी समुदाय ने किया है। जो आज आप तुम तोहीन की भावना से, हीन भावना से देखते हो, उसी समुदाय की वजह से आप गर्व महसूस करते हो। आज इस क्षेत्र का इतिहास इसलिए पूरे विश्व में जाना जाता है और उस पर गर्व महसूस किया जाता है। और इतिहास में यह कहा जाता है कि अकबर एक ऐसा आक्रमणकारी था कि पूरे देश के राजाओं को उसने अपने अधीन किया। पूरे देश के राजाओं को या तो युद्ध लड़के उनको हरा के अधीन किया, या फिर वो स्वयं समझौते के तहत उनके अधीन चले गए। लेकिन हमारे इस मेवाड़, इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एकमात्र राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इनका नाम था महाराणा प्रताप। और इसीलिए इनको कहा जाता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और आज कहा जाता है कि एकमात्र राजा थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मैं आपके सामने सवाल करना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा कि क्या महाराणा प्रताप के पास ऐसी कौन सी सेना थी, ऐसी कौन सी तोपें थी, ऐसे कौन से हथियार थे कि पूरे देश के सारे राजाओं ने के पास नहीं थे, जिस वजह से वो हार मान के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? क्या ऐसा था? ऐसी कौन सी फौज थी, कौन सी तोपें थी कि जो अकबर की सेना को भगाने में काम आई? कौन से ऐसे हथियार थे जो पूरे अखंड भारत के दूसरे राजाओं के पास नहीं थे? महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना थी, और वो भीलों की सेना इस अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरिल्ला युद्ध पद्धति को जानती थी। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से हमने खानवा से लगा के अधिकतर युद्ध जीतने का काम किया। महाराणा प्रताप के सामने कौन आया था? अकबर का सेनापति आया था जिसका नाम था मान सिंह। महाराणा प्रताप के दो भाई थे, शक्ति सिंह और जगमाल। महाराणा प्रताप के सगे भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। वो स्वयं अकबर के लिए मान सिंह से जाके मिल गए थे। महाराणा प्रताप के लिए इतिहास में कहा जाता है कि जंगलों में गए, घास की रोटियां खाई, भील समुदाय, आदिवासी समुदाय के बीच में रहे। वो घास की रोटियां क्या थी? जो आज मिलेट्स बोला जाता है, रागी, बरी, मतलब वो कहा जाता है मिलेट्स। बाजार वाले लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मिलेट्स की रोटी खाओ, वही मिलेट्स थी, घास की रोटी। हमारे बाप दादा हमानी रोटी, कोरीनी रोटी, बाजरीनी रोटी, अणी रोटी खाता था। हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, वीर विनोद में पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप जब जंगलों में या युद्ध की तैयारी के लिए
या कहीं जाते थे, प्रवाह करते थे, ठहरते थे, तो इनके 4 प्रहर हुआ करते थे। 4 प्रहर मतलब चारों दिशा में उनके सैनिक पहरेदारी करते थे कि कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है। तो 3 प्रहरों में भीलों के सैनिक खड़े रहते थे और 1 प्रहरों में चुंडावत खड़े रहते थे। 4 दिशा में 4 प्रहर बना के रखते थे महाराणा प्रताप। तो 3 दिशाओं में भीलों के सैनिक खड़े रहते थे, चुंडावत के सैनिक खड़े रहते थे। महाराणा प्रताप के लिए जो भोजन के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर कोई भील समुदाय का व्यक्ति भोजन बना के अगर सीधा लेके जाएगा तो वो किसी उनके जो जांच करने वाले रहते थे, कोई जहर तो नहीं मिलाया। अगर भील समुदाय का व्यक्ति लेके आया है तो वो जांच नहीं कराते थे। और आज ऐसे संगठन जो महाराणा प्रताप की जयकारे लगाते हैं, हमें भी गर्व है महाराणा प्रताप पे, लेकिन आप महाराणा प्रताप की जयकारे लगा के भीलों के लोगों पे अत्याचार करते हो तो मेरी नजर में वो नहीं हो सकते। मेरी नजर में उनके तुम सम्मानजनक नहीं हो। और इसीलिए मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, एक तरफ भीलों का सैनिक, एक तरफ राजपूत सैनिक खड़ा है। और आज क्या हो रहा है, महाराणा प्रताप के साथ उनके भाई शक्ति सिंह और जगमाल नहीं थे, उस समय भील आदिवासी खड़ा था उनकी। और मैं आज तक का इतिहास उठा के देख लो कि सेना अधिकतर किस लिए भर्ती होती है, तनख्वाह के लिए। तो मानसिंह की सेना हो या इस अखंड भारत की किसी भी राजा की सेना हो, औरंगजेब की सेना हो, अकबर की सेना हो, अधिकतर सेना तनख्वाह पे आती थी। या किसी छोटे राजा की टुकड़ी आती थी तो वो जागीरदारी मिले यूं करके आती थी। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ तनख्वाह वाली सेना नहीं थी, स्वाभिमान वाली सेना थी, और वो अधिकतर भील समुदाय के साथी थी। क्योंकि तनख्वाह वाली सेना होती तो हम हल्दीघाटी का युद्ध नहीं जीत पाते। स्वाभिमान के लिए लड़े थे, इस भूमि के लिए लड़े थे। और क्या स्थिति बना रखी है, अगर भील समुदाय हो, दलित समुदाय हो, इस क्षेत्र के अंदर रहने वाला कोई भी पिछड़ा समुदाय हो, अगर उनके साथ हीन भावना, उनके साथ शोषण की नीति करने वाला महाराणा प्रताप को सम्मान देने वाला नहीं हो सकता वो व्यक्ति। वो उसके नाम से रोटियां जरूर सेक सकता है। मेरी नजर में वो ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जो मान सिंह के सोच के लोग हैं, जो शक्ति सिंह और जगमाल की सोच के लोग हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और जानते भी हैं और चाहते भी हैं, लेकिन खुद भी सम्मान प्राप्त करना चाहता है भील समुदाय। क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप सम्मान इनको? आज इस क्षेत्र के अंदर जमीनें हड़पी जा रही है, लालच में शराब नशे पत्ते में डुबा के। कुंभलगढ़ इस राजसमंद की धरती पे अगर पिछले 20 साल का डाटा निकाल लिया जाए, 20 साल का डाटा निकाल लिया जाए तो सैकड़ों आदिवासी भीलों की जमीनें हड़पी गई है और उसमें बार करना चाह रहे हैं और उन्हें खान में बंद करवाने काम करवा चाह भारत आदिवासी पार्टी। आज ये अरावली पर्वत श्रृंखला, एक बात हमें जाननी पड़ेगी, जितना खानवा से लेके दिवेक तक के युद्ध में भीलों का योगदान रहा और पूरे अखंड भारत में गुरिल्ला युद्ध फेमस हुआ। और गुरिल्ला युद्ध शायद मेरी जो जानकारी के हिसाब से किसी भी राजा ने कहीं पर भी गुरिल्ला युद्ध नहीं अपनाया। महाराणा प्रताप के वक्त और महाराणा प्रताप से पहले कुंभा के वक्त से गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई गई और उससे पूरे देश के राजाओं ने सीखा बाद में, और आज कई प्रशासन में लोग सीखते गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी। तो जितना योगदान भील सैनिकों का रहा, इतना ही योगदान इन अरावली की पहाड़ियों का रहा। अगर ये अरावली की पहाड़ियां नहीं होती कि तो क्या आज इस मेवाड़ को कोई विश्व में देश में जानता?
क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक परिस्थितियां जो थी, वो मुगल सैनिक और मुगल के जो सेनापति लोग थे वो इस भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ पाए और इसीलिए वो जाल में फंसते गए और गुरिल्ला युद्ध के शिकार होते गए। गोहिल वंश बप्पा रावल से अगर हम बात करें, 800 ईस्वी से बात करें और विशेषकर मुगल काल की बात करें 1500-1600 ईस्वी से, तो जितने युद्ध हुए सारे के सारे अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में हुए। खानवा का युद्ध हो, खमनोर का युद्ध हो, जितने युद्ध हुए कहां हुए? अरावली पर्वत श्रृंखला में। अगर ये अरावली नहीं होती तो शायद हो सकता है हमें कई युद्ध हारने पड़ते। और आज जिस गौरव के साथ हम तीन सीना तान के कह रहे हैं कि हम लड़ने वाले हैं और जीतने वाले शायद नहीं कह पाते, लेकिन वर्तमान सरकार हमारी इस ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक जो क्षेत्र है उसको भी खत्म करने के लिए कानून लाई है, जिसका विरोध अपन सब ने मिलकर किया। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से, जिन्होंने मुझे जिता के लोकसभा में भेजा, और मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि जब अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को फैसला दिया, मेरी जानकारी में 25-26 नवंबर के आसपास आया और 3 दिसंबर से मैंने लोकसभा में इसको लगाने का प्रयास किया और शायद 15-16 नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सरकार की सिफारिश पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले का सबसे पहले विरोध करने का काम आपकी भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने किया लोकसभा के अंदर। और मैंने आह्वान किया था, मैंने जितने जो क्षत्रिय संगठन बने हुए हम सबसे आह्वान किया था कि अरावली को बचाना, क्योंकि अरावली में हमारे पुरखों का खून बहा हुआ है। यहाँ ये हमारे ऐतिहासिक पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां नहीं, पत्थर नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के सरकार को कि आप इन अरावली, इन पहाड़ी, जल, जंगल, जमीन को आप संसाधन मानते हो, हम इनको पूर्वज मानते हैं, अपना देवता मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? डोंगरा ही, ये पहाड़ है, ये नदियां हैं, इनको अपन क्या मानते हैं? पूर्वज मानते, देवता मानते हैं। अपन कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी की बारात जा रही है, बीच में नदी पड़ती है, तो रोक के अपन नारियल फोड़ते कि नहीं फोड़ते? आगे फोड़े कि नहीं फोड़े? आपने फोड़े? अगर हम कहीं जा रहे हैं और विशेषकर जब शादी के लिए जाते हैं तो बीच में कोई नदी आती है तो वहां रोकते बारात रोक के इस नदी के दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, नारियल अगरबत्ती लगाते हैं, फिर जाते हैं आगे। तो ये भारत आदिवासी पार्टी इस प्रकृति को, जल, जंगल, जमीन को पूर्वज मानती है और ये तानाशाही सरकारें इस जल, जंगल, जमीन को क्या मान रही है? संसाधन मान रही है, और संसाधन मान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है। अरावली के लिए जो कानून आया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इसको आपको समझने की जरूरत है। अगर ये अरावली नहीं रहती तो शायद भील समुदाय का अस्तित्व भी नहीं रहता। और भील समुदाय की अगर बात करें हम लोग, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात है, इसके बाद विंध्याचल में टच में चले गए, महाराष्ट्र प्रदेश से इसी इलाके के अंदर है। विशेषकर सरकार कह रही है कि 100 मीटर से ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसी को अरावली मानेंगे, 100 मीटर के नीचे वाली है उसको अरावली नहीं मानना है। एम कह लीजिए, 100 मीटर से नीचे को अरावली नहीं मान के आने वाले समय में इस पे खनन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया और सरकार की सिफारिश पे किया। इसलिए किया जा रहा है कि हमारी इस अरावली पर्वत श्रृंखला में अभी लिथियम की खोज हुई है, बॉक्साइट है, यहाँ पर संगमरम के पत्थर हैं, ग्रेनाइट हैं। इस अरावली पर्वत श्रृंखला में सारे मिनरल्स हैं और इन मिनरलों को निकालने के लिए विदेशी कंपनियों को लाके लूटने के लिए
अरावली की परिभाषा बता दी। क्या अरावली क्षेत्र में रहने वाले समुदाय को पूछा कभी कि अरावली की परिभाषा क्या होगी? उन्होंने तय कर लिया कमरे में बैठ के, दिल्ली में बैठ के 5 लोगों ने मिलके कि अरावली की परिभाषा ये होगी। आज देश के हालात क्या हैं? आज लड़ाई सिर्फ आदिवासी दलित पिछड़ों की नहीं है। आज लड़ाई उस हर वर्ग के लिए है जो व्यक्ति इस देश को अपना भारत मानता है, अपना देश मानता है। आज धर्म में बांट बांट के लड़ा रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन उनको सत्ता का साधन मान लिया। ढाल बना के, धर्म को ढाल बना के सत्ता हासिल कर रहे हैं और सत्ता का संरक्षण हो रहा है। तो नुकसान किसको होगा? लड़ेंगे कौन आपस में? ढाल ढाल। हमारा धर्म कोई विषय नहीं है, वो आस्था का विषय। हम तो खुले मन से बोले हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। पार्लियामेंट में भी बोले हैं कि आदिवासी आदि अनादि काल से रहने वाला है। सभी धर्मों से पूर्वी धर्म आदिवासियों का अपनी पूजा पद्धति। आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना मुस्लिम है। आदिवासियों की अपनी खुद की पूजा पद्धति। लेकिन आपने अर्धा ईसाई, अर्धा हिंदू, अर्धा जैन, अर्धा बौद्ध, अर्धा मुस्लिम अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैठ के आपस में लड़ना शुरू कर दिया। आज जो स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, जितने जो मिनरल्स हैं विदेशी कंपनियां आके निकाल रही है। और हो कहीं हम वंदे मातरम पे चर्चा कराएंगे, हम राष्ट्र देश मतलब देशभक्ति हैं। एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि आपके घर में अनाज है, उस अनाज को आप सारा बेच दे रहे हो साथ। अभी गेहूं पका, गेहूं 25 रुपए में जाएगा, सारा का सारा आपके घर में था, सारा बेच दिया। आपको 6 महीने बाद वापस लेने जाओगे, वो गेहूं कितने मिलेगा? 30 रुपए में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 40 रुपए में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भारत में ये हो रहा है कि सारी विदेशी कंपनियां आके यहाँ पे लिथियम निकाल रही है, सोना निकाल रही है, चांदी निकाल रही है, बॉक्साइट निकाल रही है, कोयला निकाल रही है। हमारे सोने की खान की बात कर रहे हैं, कह रहे पत्रकार भी चौथा स्तंभ जो है, मीडिया भी ऐसा हो गया है। देश का दुर्भाग्य है कि मजे पड़ गए। राजस्थान में सोना निकल रहा है, बांसवाड़ा में। कहां की कंपनी है? शायद ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। हमारे अब जब आप लेने जाओगे, आज इंडिया में वही हो रहा है कि देश के अंदर खनिज कहां कहां है वो खोज की जा रही है, लेकिन जनगणना की बात 2011 से लेके आज तक नहीं की जा रही। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं कराई। लोग कितने हैं वो नहीं गिना रहे हैं, किस वर्ग की जाति का कितने लोग हैं वो नहीं गिना रहे हैं, लेकिन इस धरती पे कहां कहां मिनरल से वो गिना गिना के निकाल रहे हैं। अंग्रेज तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, लेकिन आज आजाद भारत में सैकड़ों विदेशी कंपनियां आ रही है यहाँ पर, तो लुटेरे जा रहे हैं। अब हमको समझ में क्यों नहीं आएगा? सरकार की पॉलिसी रही है, क्या पॉलिसी रही है? लोगों को शिक्षा से वंचित रखो, और वो भी कौन सी शिक्षा? गुणवत्ताहीन मतलब गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित रखो। पढ़ाना है, छोटा मोटा पढ़ाना है, डिग्री भी देनी है, 12वीं भी पास कराना है, लेकिन वो गुणवत्ता युक्त एजुकेशन नहीं देना चाहिए, सिर्फ डिग्री तक। आज एजुकेशन सिस्टम पूरा खत्म किया जा रहा है। शिक्षा से वंचित रहेगा या क्वालिटी वाली शिक्षा से नहीं, क्वालिटी वाली शिक्षा नहीं मिलेगी तो ही अंधभक्त बना रहेगा। अगर क्वालिटी वाली शिक्षा मिली जाएगा, अच्छी जानकारी मिली जाएगा, तो ये अंधभक्त रहेगा। एवं अंधभक्त काल में होमल तो तुम्हारे राज्यसभा सांसद भाजपा के प्रवक्ता है, गौ माता की बात हुई थी। पूर्वी भारत के अंदर गौ माता भाजपा के लोग कह रहे खा सकते हैं, फंसे हूं कहीं, नहीं कुबड़ वाली को खा सकते हैं, दूसरी को नहीं खा सकते इनके। और हमारे अंधभक्त भी कह रहे हाँ कि लाल वाली गाय है वो गौ माता में नहीं आएगी। तो मैं बोलने वाला हूं, लेटर भी लिखने वाला हूं कि जितने गोरक्षक दल हैं, इन गोरक्षक दल को, पुलिस प्रशासन को भी ध्यान रखना है कि लाल वाली गौ माता नहीं आ रही, कुबड़ वाली गौ माता में नहीं आएगी। कौन सी आएगी? मतलब कुबड़ वाली है वो गौ माता आएगी, लाल वाली नहीं, जर्सी है वो गौ माता में नहीं आ रही कह रहे हैं। कितने गोरक्षक के नाम पे गो हत्या, तो कोई व्यक्ति अगर बेचारा बेल भी लेके जा रहा खेती बाड़ी करने के लिए,
मार रहे कि नहीं मार रहे? अंधभक्त बना रखा कि नहीं बना रखा? हमने रोके थे 40 लगभग 35 ट्रक रोके थे बांसवाड़ा में। 150 से 200 गोवंश थे और वो सरकार की श्रेय से जा रहे थे। महाराष्ट्र बांसवाड़ा में हमने रोके, हमारे साथी गए थे और उसमें कुछ गोरक्षक साथी भी आए थे और गोरक्षक साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग भी गए थे, मैं भी मदद करने गया, सरकार चुप रही। 30 से 35 ट्रक में भर के गोवंश जा रहा था, वो कहां से आया कहां गया कोई पता नहीं चला। हमने रुकवाया तो इसके बावजूद भी उनको फ्री कर दिया, क्योंकि बड़े लोगों का रास्ता। आज देश में 72 बुचड़ खाने कटला 70 ने 72 बुचड़ खाने हैं, जिन बुचड़ खानों में गोवंश को काटा जाता है। सरकार ने लाइसेंस दिया है, क्या दिया है? सरकार ने लाइसेंस दिया है। और हमारा यहाँ गरीब भाई, कोई आदिवासी दलित पिछड़ा भाई अगर कोई खेती बाड़ी के लिए जा रहा है तो अपने आप को कई नारा लगाड़ी घर घर करी जाएंगे, मारने का काम कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में भाजपा की सरकार ने बीफ कंपनियों से, गोमांस की कंपनियों से चंदा लेने का काम किया पार्टी प्रचार में। और आगे अंधभक्त सेवा बढ़ा भी ले जाएंगे। मानसिक गुलाम बनाने का बराबर ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो मानसिक गुलाम बना रहना चाहते हैं। हम चाहेंगे इस पांडाल में जो हमारा विराजमान है, इस क्षेत्र के अंदर एसटी समुदाय भी है, माइनॉरिटी भी है, जनरल भी है, ओबीसी भी है। और इस मंच से मैं सभी को कहना चाहूंगा कि हमें अंधभक्त नहीं बने रहना है। राजकुमार रोज भी अगर कोई बात कह रहा है, कितनी सही है कितनी गलत है, उसको परखना है, परखना नहीं करना है। आप हमारी पार्टी को, इसका मतलब ये नहीं कि जो कह दिया वो मान लो, नहीं मानना। मैं खुद कई बार कहता हूं, कितना सही है गलत है वो परखना है। और इस क्षेत्र के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, भूख से कोई मरने वाला नहीं है। 2 रोटी कम खा लेना, अपने बच्चों को पढ़ाना। 2 रोटी खा लेना, अपने बच्चों को पढ़ाना। शादी और फिजूल खर्ची कम कर लेना, लेकिन कोई जमीन मत बेचना, जमीन मत बेचना। और बच्चों को शिक्षा देना। फिजूल खर्चे वाली चीजों में, इस पाखंड वाली चीजों से हमें बाहर रहना है, तो ही हम हमारे आने वाले समय में हमारे समुदाय का, इस क्षेत्र का भला कर पाएंगे। और सारे युवा साथी हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, आप सबकी जिम्मेदारी है कि गांव गांव जाके, फड़े फड़े जाके भारत आदिवासी पार्टी के, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ही ऐसी पार्टी है इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र के गरीब तबके का, किसी भी वर्ग का होगा, उन सबका उद्धार करने का काम करेगी। हक अधिकार की लड़ाई यही लड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने राज किया, कांग्रेस बीजेपी सब ने क्या किया, बारी बारी से राज किया, बेकू बनाए, छोटो छोटो बस कोई छोटो मोटो आली बेकू बड़ा बार काम की दुए। समय ज्यादा हो गया है, मैं कार्यक्रम में इसलिए मैं निकलने वाला हूं। हमारे भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ कांति भाई आदिवासी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष 2 से 3 वक्ता रहे हैं। हमें आने वाले समय में क्या क्या करना है इस पे बात करेंगे। और कुंभलगढ़ के जो किला है, उस किले के अंदर जो बस्ती है, जो 300-400 सालों से लोग वहां रह रहे हैं, उनके जमीन के पट्टे को लेके इश्यू आ रहा है। अवश्य मैं और हमारे विधायक इस बात को आगे उठाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो शेड्यूल एरिया में सम्मिलित करने की बात है, टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो सम्मिलित करने की बात है, यहाँ पर जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में या तो इस क्षेत्र को उप योजना अलग बना के 12 शहरिया में जो व्यवस्था की है, या तो वो हो, या फिर हमारे शेड्यूल एरिया टीएसपी में इस क्षेत्र को जोड़ा जाए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, आप सबको जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। एक जगदीश भाई भलाई की छात्रवृत्ति का जो मामला आया है, मैं समझता हूं इन लड़ाई को, इस प्रकार की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और अवश्य लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार। कोई कोने भी उठेगा नहीं।